हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में लाइट चैप्टर के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं और लाइट में भी खास करके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो टॉपिक है उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग यही समझते हैं कि लाइट होता क्या है। ठीक है, लाइट को समझने के लिए लाइट के बारे में पहले ये जाने कि इसे तो हम लोग पढ़ते फिजिक्स में है और फिजिक्स के तो बहुत सारे ब्रांचेज हैं। तो फिजिक्स के जिस ब्रांच में हम लोग लाइट की स्टडी करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स के अंदर ही हम लोग लाइट की स्टडी करते हैं। तो पहले तो ये समझ लेते हैं ऑप्टिक्स होता क्या है। तो इसे बोल सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। फिजिक्स का वो ब्रांच जिसके अंदर हम लोग लाइट और इसकी प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम लोग ऑप्टिक्स बोलते हैं। तो ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ेंगे लाइट को। अब यही समझ लें कि लाइट क्या होता है, लाइट किसको बोलते हैं। तो लाइट का एक डेफिनेशन सिंपल सा पहले बताते हैं, फिर इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो सिंपल सा डेफिनेशन जो फंडामेंटल फिजिक्स के अकॉर्डिंग होता है वो ये है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी थिंग्स। लाइट एनर्जी का एक प्रकार है जो हम लोगों को कोई चीज को देखने में मदद करता है। ध्यान रहे, हम लोग लाइट के प्रेजेंस में किसी चीज को देखते हैं, लाइट को नहीं देख पाते हैं। लाइट के कारण ही लाइट जहां से रिफ्लेक्ट होता है तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, ठीक है। तो ये तो फंडामेंटल फिजिक्स है कि लाइट को एनर्जी कहा गया है। लेकिन सिर्फ फंडामेंटल फिजिक्स नहीं है फिजिक्स को पढ़ने के लिए। बहुत सारे फिजिक्स के साइंटिस्ट वगैरह सबका कॉन्सेप्ट डेवलप होने के बाद इस इंटायर फिजिक्स के स्टडी को दो पार्ट में बांट दिया गया है। और कौन कौन सा पार्ट है, तो एक फिजिक्स का पार्ट होता है जिसके अंदर हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, तो वो फंडामेंटल फिजिक्स होता है। और इसी फिजिक्स को पढ़ने के लिए एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स भी बोलते हैं। तो ये जो फंडामेंटल फिजिक्स है उसके अकॉर्डिंग लाइट अलग है। लाइट फंडामेंटल फिजिक्स के अकॉर्डिंग लाइट एनर्जी है। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स के अकॉर्डिंग लाइट को मैटर बोला गया है, मतलब पार्टिकल्स बोला गया है। तो चूंकि दोनों तरह का नेचर है, पार्टिकल का भी नेचर है और एनर्जी का भी नेचर है, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग लाइट के नेचर को पढ़ते हैं। तो लाइट के पास दो तरह का नेचर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट। और ये दो तरह का नेचर कौन कौन सा है, तो लाइट दो तरह के नेचर को शो करता है। एक पहला नेचर जो है लाइट का, इसको हम लोग बोलते हैं वेव नेचर। लाइट के पास वेव का नेचर है। और एक और नेचर है जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर। अब ये दोनों क्या है, वेव नेचर क्या होता है और पार्टिकल नेचर क्या होता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि फिजिक्स को दो तरह से पढ़ते हैं, फंडामेंटल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से भी और मॉडर्न फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से भी। तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल फिजिक्स लाइट एक एनर्जी है जो कि वेव के फॉर्म में प्रोपेगेट करता है। कौन सा वेव, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। लेकिन जो मॉडर्न फिजिक्स है वो कहता है कि लाइट फोटोन पार्टिकल्स का बना हुआ है, और पार्टिकल मतलब मैटर। तो फंडामेंटल फिजिक्स लाइट को वेव कहता है, यानी एनर्जी कहता है, जबकि मॉडर्न फिजिक्स कहता है कि लाइट जो है पार्टिकल है। तो अब हम लोग समझेंगे इसको कैसे कि लाइट वेव है कि पार्टिकल है। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। और ये क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट जो है वो लाइट को इस तरह से एक्सप्लेन करता है कि क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट जिस जगह से ओरिजिनेट हो रहा है, जैसे सपोज लाइट सन से ओरिजिनेट हो रहा है, तो जहां से ओरिजिनेट हुआ, जहां से इमिट्स हुआ और जहां रिसीव हुआ है, वो इमिट्स भी होता है पार्टिकल के फॉर्म में और रिसीव भी होता है पार्टिकल्स के फॉर्म में, फोटोन पार्टिकल। जैसे सन से लाइट इमिट्स होगा तो फोटोन पार्टिकल इमिट्स होगा। हमारे धरती तक, हम तक लाइट रिसीव हुआ तो हम लोग उस फोटोन पार्टिकल को रिसीव करते हैं। लेकिन इस बीच में जो लाइट ट्रेवल करेगा, इसको डायग्राम से थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे ये सन है, सन है, तो यहां से जो लाइट इमिट्स हुआ है ना, वो फोटोन पार्टिकल्स इमिट्स हुआ है। ये अर्थ है सपोज, तो यहां जो लाइट रिसीव भी हुआ है वो भी फोटोन पार्टिकल्स ही रिसीव हुए हैं। लेकिन इस बीच में जो लाइट ट्रेवल किया है ना, वो लाइट ट्रेवल किया है वेव के फॉर्म में, ठीक है। ये लाइट ट्रेवल किया वेव के फॉर्म में। तो इस तरह से लाइट के पास दो नेचर हो गया कि जहां से लाइट ओरिजिनेट हो रहा है वो पार्टिकल नेचर शो कर रहा है, और जो ट्रेवल कर रहा है वो वेव का नेचर शो कर रहा है। तो ये क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग हम लोग इसको समझते हैं।
बहुत ज्यादा इसके बारे में डिटेल में हम लोग बात नहीं करेंगे, फिर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, समझने में टॉपिक भी लंबा खींचा जाएगा। और ऐसे भी इसके बारे में समझने के लिए हम लोग 12 क्लास के वीडियो लेक्चर्स में इसको देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट जानना जरूरी था, उतना हम लोग कॉन्सेप्ट को कवर कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो लाइट के बारे में जब हम लोग पढ़ें तो लाइट की कुछ प्रॉपर्टी होती है, उसको भी हम लोग जानेंगे, तो जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। अब क्या है लाइट की प्रॉपर्टी, उसको समझते हैं। तो देखिए, लाइट की एक प्रॉपर्टी है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ में ही ट्रेवल करता है, और इस लाइट के इस गुण को हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। यानी लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, दिस इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इसको समझने के लिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि जैसे सपोज अपने पास एक कैंडल है, कैंडल है और इस ये जलता हुआ कैंडल है, इसको हम लोगों को देखना है, और इसको एक यहाँ पर पाइप लगा हुआ है, हॉलो पाइप है ये, और इस हॉलो पाइप की मदद से अगर हम लोग इसके जलते हुए कैंडल को देखना चाहें, जलते हुए कैंडल को देखना चाहे तो हम लोग उसको देख सकते हैं, क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ पर ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ से हम लोग को ये कैंडल जलता हुआ दिखाई देगा भाई। लेकिन यही पाइप अगर बेंड कर दिया जाए, ठीक ना, अगर यही पाइप को सपोज करो कि सीधा नहीं होकर के ये पाइप इस तरह से बेंड हो जाए, और तब हम लोग इसको देखने की कोशिश करें, तो हम लोग इस जलते हुए कैंडल को नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ पर ट्रेवल करता है। तो ये जो लाइट बेंड हो जाए, अगर ये पाथ जिससे लाइट पास कर रहा है, तो ये हम लोग को जलता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो इससे पता चलता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करता है। अंडरस्टूड? लेकिन एक ऐसा नहीं है कि लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ पर ट्रेवल करे तो लाइट को बेंड नहीं किया जा सकता है। लाइट बेंड भी किया जा सकता है। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, मतलब लाइट के पाथ को बेंड कर सकते हैं हम लोग। कैसे? तो आपने पेरिस्कोप को के बारे में सुना होगा। पेरिस्कोप जैसे सबमरीन्स होते हैं, उनके अंदर जो सबमरीन जो है सी सरफेस पर जाते हुए किसी ऑब्जेक्ट को, किसी दूसरे शिप्स को कैसे देखते हैं, कैसे उनको उनके बारे में पता चलता है। तो आप देखिएगा पेरिस्कोप जो है ना कुछ इस शेप का होता है, इस तरह के शेप का होता है, और इस तरह के शेप में अगर हम लोग को देखना हो कि लाइट कैसे ट्रेवल करे, तो इसको कुछ इस तरह से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये सी सरफेस है, सी लेवल है, और इसके अंदर एक सबमरीन है, ये एक सबमरीन है, और सबमरीन के ऊपर में यहाँ सी जो लेवल है, इस सी लेवल के ऊपर में मान लीजिए कोई एक शिप है जिसको डिडक्ट करना है, जिसको देखना है कि ये शिप कैसे मूव कर रहा है। सो तो सबमरीन के अंदर से एक पाइप होता है, ये पाइप है, और ये पाइप ऊपर की तरफ निकला हुआ रहता है। इसी पाइप की मदद से हम लोग देख पाते हैं, ये पेरिस्कोप कहलाता है। अब इस पेरिस्कोप का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कैसे दिखेगा इस पेरिस्कोप की मदद से? तो देखिए, यहां से लाइट इंटर किया, और इस जगह पर हम लोग एक प्लेन मिरर लगा देते हैं। प्लेन मिरर जिसका एंगल होता है 45 डिग्री का। अब जब इस प्लेन मिरर से लाइट 45 डिग्री के एंगल पर टकराया, तो फिर ये लाइट को इस तरह से रिफ्लेक्ट करता है, बेंड करता है। फिर यहाँ पर जो है, फिर यहाँ पर जो है, फिर एक लाइट टकराएगा, यही वाला लाइट आकर के फिर यहाँ बेंड करेगा, फिर यहाँ से लाइट, यहाँ पर भी एंगल 45 डिग्री का ही है, फिर बेंड किया, और यहाँ पर जो है पायलट जो होता है सबमरीन के अंदर, वो इस ऑब्जेक्ट को देख पाता है। तो यहाँ पर लाइट बेंड हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक प्लेन मिरर लगा है, उसकी वजह से लाइट को जो है बेंड कर करके हम लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन लाइट ट्रेवल हमेशा करता है स्ट्रेट लाइन पाथ में, जिसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अब लाइट कहीं से तो इमिट्स होगा ही, और लाइट जहां से इमिट्स होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सोर्स ऑफ लाइट। तो अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है। तो एनीथिंग दैट इमिट्स लाइट कैन बी कंसिडर एज अ सोर्स ऑफ लाइट। कोई भी चीज जो लाइट को इमिट्स करे वो सोर्स कहलाता है। अब लाइट को इमिट्स तो सन भी करता है, लाइट को इमिट्स तो फायर फ्लाई भी करता है, लाइट तो इस कैंडल से भी इमिट्स हो रहा होता है, बल्ब से भी इमिट्स हो रहा होता है। तो क्या ये सारे सोर्स ऑफ लाइट है? तो हाँ, ये सब सोर्स ऑफ लाइट है। लेकिन इन सोर्स ऑफ लाइट को भी दो तरह से कैटेगराइज किया गया है। कौन कौन सा दो तरह से है? तो एक होता है नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, और दूसरा जो है इसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट।
नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट किसको बोलेंगे? तो ऐसा सोर्स ऑफ लाइट जहां से नेचुरली लाइट इमिट्स होता है उसको नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट बोलेंगे। जैसे सन हो गया, जैसे फायरफ्लाई हो गए। आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट में वही बल्ब, ये कैंडल, ट्यूबलाइट, ये सब आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट का एग्जांपल हो गया। अब जब लाइट इमिट्स हो रहा है तो लाइट जहां से इमिट्स हुआ है वहां से यानी सोर्स से जहां तक पहुंचा है यानी रिसीवर तक एक पाथ से ट्रेवल करेगा और उस पाथ को हम लोग कहते हैं मीडियम। तो अब हम लोग समझते हैं मीडियम क्या होता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं मीडियम की। मीडियम क्या होता है? तो मीडियम वो माध्यम है, वो मीडिया है जिसके थ्रू लाइट एक जगह से प्रोड्यूस होकर के एक जगह तक रिसीव होता है। अब ये मीडियम जो है ये दो तरह के होते हैं। कौन कौन से दो तरह के? तो एक मीडियम कहलाता है होमोजेनियस मीडियम, होमोजेनियस मीडियम, और दूसरा मीडियम कहलाता है हेट्रोजीनियस मीडियम, हेट्रोजीनियस मीडियम। अब इन दोनों मीडियम को हम लोग बारी बारी समझते हैं। होमोजीनियस मीडियम का मतलब हुआ कि ऐसा मीडियम जिसमें केवल एक ही तरह के मटेरियल हो तो उनको हम लोग होमोजीनियस मीडियम बोलते हैं। और हेट्रोजीनियस मीडियम का मतलब कि ऐसा मीडियम जिसमें एक से अधिक तरह के मटेरियल के थ्रू लाइट प्रोपेगेट पास करता है तो उसको हेट्रोजीनियस मीडियम बोलते हैं। होमोजीनियस मीडियम का एग्जांपल जैसे सपोज यहाँ से सन है और यहाँ हम लोग जो है हम लोग खड़े हैं और सन से हमारे तक जो है लाइट आया है थ्रू एयर, ठीक है। तो ये मीडियम जो है ना ये एक ही तरह का मीडियम रह गया तो इसको हम लोग होमोजेनियस मीडियम बोलेंगे। लेकिन इसी बीच में सपोज करिए कि हम लोग एक ग्लास का स्लैब भी लगाए हुए और लाइट यहाँ से ग्लास स्लैब के होते हुए पहुंचा तो अब यहाँ दो तरह का मीडियम है, एक तो एयर है ही और दूसरा एक ग्लास स्लैब भी है। तो दो तरह के मीडियम या दो से अधिक तरह के मीडियम के थ्रू जब लाइट प्रोपेगेट करे तो उस तरह के मीडियम को हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस मीडियम। मतलब सिंगल टाइप ऑफ मीडियम रहेगा तो दैट इज कॉल्ड होमोजेनियस मीडियम, और अगर एक से अधिक टाइप का मीडियम रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे हेट्रोजेनियस मीडियम। अंडरस्टूड? इसके अलावा हम लोग मीडियम को तीन और टाइप में बांट सकते हैं। कौन कौन सा? तो एक कहलाता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मीडियम, दूसरा कहलाता है ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट मीडियम, और तीसरा जो है ओपेक, ओपेक मीडियम। तो अब बारी बारी से समझते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक मीडियम क्या होता है। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम वैसे मीडियम्स हैं, दोज मीडियम्स which allow light to passes through it completely are called transparent medium। जैसे एयर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो क्लीन वाटर इज ऑल्सो अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, ग्लास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम का एग्जाम्पल है। दूसरा है ट्रांसलूसेंट मीडियम। अब ये ट्रांसलूसेंट मीडियम किसको बोलते हैं? तो वैसे मीडियम जो पार्शियली अलाउड करते हैं लाइट को अपने से पास करना, दोज मीडियम विच अलाउ लाइट टू पासेस थ्रू इट पार्शियली आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मीडियम। इसका एग्जाम्पल ट्रांसलूसेंट मीडियम का जैसे बटर पेपर, थिन पेपर जो होता है, कॉटन का क्लॉथ सब जो है, इससे लाइट पार्शियली अलाउ होता है। तो इसके दूसरे तरफ अगर हम लोग देखेंगे तो ये तो पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट है, लेकिन क्लियरली नहीं बता सकेंगे, क्लियरली हम लोग अच्छे तरह से ये नहीं पता स्पेसिफाई नहीं कर सकेंगे ऑब्जेक्ट के कंप्लीट स्ट्रक्चर को। तो ये ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट मीडियम कहलाता है। तीसरा है ओपेक मीडियम। तो ओपेक मीडियम ऐसे जिससे लाइट पास ही ना हो, दोज मीडियम विच डज नॉट अलाउ लाइट टू पासेस थ्रू इट आर कॉल्ड ओपेक मीडियम। जैसे ये बोर्ड ही है, अब इस बोर्ड के उस पार तो लाइट पास ही नहीं कर पाएगा, तो ये ओपेक मीडियम है। तो जो लाइट को कंप्लीट अलाउ करे अपने से पास करना, ट्रांसपेरेंट मीडियम। एग्जाम्पल में एयर, क्लीन वाटर, ग्लास। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट मतलब दो, ट्रांसलूसेंट मीडियम मतलब दोज मीडियम विच अलाउ लाइट टू पासेस थ्रू इट पार्शियली आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट मीडियम। जैसे वही बटर पेपर हो गया, कॉटन क्लॉथ्स हो गए, ये सब ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट मीडियम है। और ओपेक मीडियम मतलब ऐसे मीडियम जो अलाउ ही नहीं करते लाइट को अपने से पास करना, उनको हम लोग बोलते हैं इनको बोलते हैं हम लोग ओपेक मीडियम। क्लियर है? अब जब लाइट इस मीडियम से पास करता है तो वो एक किस फॉर्म में पास करता है? तो लाइट पास करता है रे के फॉर्म में। अब रे क्या होता है थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा रेज ऑफ लाइट, रेज ऑफ लाइट। अब ये रे क्या होता है?
तो रे को कुछ ऐसे समझें, रे का मतलब जिसका एक एंड पॉइंट हो, यहां से स्टार्ट हुआ और फिर इंफिनिटी तक ये मूव करते रहे, तो इसको हम लोग रे बोलते हैं। एक एंड पॉइंट, जैसे एक सोर्स है, यहां से ओरिजिनेट हुआ और इंफिनिटी तक ये लाइट बढ़ते रहेगा, तो ये रे कहलाता है। तो लाइट जो है रे के फॉर्म में ही ट्रेवल करता है, लेकिन एक अकेला रे ट्रेवल नहीं करेगा। जब भी ये रे ट्रेवल करता है तो ये बहुत सारा ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे रेज के ग्रुप में लाइट ट्रेवल करते हैं। जैसे एक रे नहीं होकर के ये कई सारे रेज होंगे, और कई सारे रेज को हम लोग बोलते हैं बीम। तो बीम ऑफ लाइट, तो बीम को कैसे डिफाइन करेंगे? तो ग्रुप ऑफ रे इज कॉल्ड बीम। जब रे अगर ग्रुप में ट्रेवल करे तो उसको हम लोग बोलते हैं बीम। लाइट एक्चुअली बीम के फॉर्म में ही ट्रेवल करता है। जैसे हम लोग देखेंगे एक टॉर्च भी है, तो टॉर्च से अगर हम लोग लाइट पास करा रहे हैं तो लाइट ढेर सारे रेज वहां से टॉर्च से ओरिजिनेट होते हैं और ट्रेवल करते हैं, तो ये ढेर सारे रे हो गए, तो ये क्या कहलाएगा? बीम ही कहलाएगा। अब ये बीम जो है ना तीन तरह का होता है, टाइप्स ऑफ अगर बीम हम लोग समझें तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बीम। कौन कौन सा बीम होता है? तीन तरह का। तो एक कहलाता है कन्वर्जेंट बीम, कन्वर्जेंट बीम। दूसरा कहलाता है डाइवर्जेंट बीम, डाइवर्जेंट बीम। और तीसरा पैरेलल, पैरेलल बीम। अब इन तीनों तरह के बीम को हम लोग समझते हैं क्या? तो देखिए पहले हम लोग समझते हैं कन्वर्जेंट बीम। तो जैसे एक रे है, एक पॉइंट है, और उस पॉइंट पर बहुत सारे रेज जो हैं आ करके पॉइंटेड हो रहे हैं, बहुत सारे रेज जो हैं आकर के पॉइंटेड हो रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम। ये कन्वर्जेंट बीम का एग्जांपल है। इसी तरह से एक पॉइंट से बहुत सारे बीम जब जो है ओरिजिनेट हो रहे होते हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम। एक पॉइंट से बहुत सारे बीम जो है रिलीज हो रहे हो तो वो कहलाएंगे डाइवर्जेंट बीम। और तीसरा है पैरेलल बीम। तो ये तो आप समझ रहे हैं कि पैरेलल लाइंस जो होते हैं रे के, कई सारे रेज के, तो इनको हम लोग पैरेलल बीम के नाम से जानते हैं। तो एक कन्वर्जेंट बीम, जहां ढेर सारे बीम एक जगह पर पॉइंटेड होते हैं, ढेर सारे रेज एक जगह पर पॉइंटेड होते हैं, उनको हम लोग बोलेंगे कन्वर्जेंट बीम। डाइवर्जेंट, जहां एक पॉइंट से बहुत सारे बीम ओरिजिनेट हो रहे होते हैं, तो उनको हम लोग बोलेंगे डाइवर्जेंट बीम। और पैरेलल बीम मतलब ये बीम अगर पैरेलल लाइन में ट्रेवल करे तो इनको हम लोग बोलते हैं पैरेलल्स बीम, पैरेलल बीम। अंडरस्टूड? तो यहां तक तो बेसिक हम लोग लाइट की प्रॉपर्टीज और लाइट के बारे में हम लोग बेसिक चीज, मीडियम वगैरह सब के बारे में जान गए। अब हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अब यहां से हम लोग समझते हैं, बात करते हैं अब हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं वो समझते हैं हम लोग। तो द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक सतह से टकरा करके लाइट का रिफ्लेक्ट होना, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसी रिफ्लेक्शन के कारण ही हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो पहले तो ये ऑब्जेक्ट क्या होता है उसको हम लोग समझ लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, फिर रिफ्लेक्शन को भी समझेंगे। तो ऑब्जेक्ट का मतलब एनीथिंग दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। अगर कोई चीज लाइट को रिफ्लेक्ट ना करेगा तो वो ऑब्जेक्ट ही नहीं कहलाएगा। हम ये अलग बात है कि मैटर है वो, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा जो लाइट को रिफ्लेक्ट ना करे वो दिखेगा भी नहीं हम लोगों को, क्योंकि दिखने के लिए लाइट का रिफ्लेक्शन जरूरी है। जैसे अभी हमारे और आपके बीच में एयर है, और इस एयर को हम लोग देख क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि ये एयर लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो जो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा वो ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। हाँ, ये एयर मैटर है लेकिन इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ऑब्जेक्ट। ये बोर्ड ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है और इसीलिए ये विजिबल भी है। ये मार्कर ऑब्जेक्ट है, हम लोग एक ऑब्जेक्ट हैं क्योंकि हम लोग लाइट को रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं, जिसके कारण हम लोग विजिबल हैं। तो एनीथिंग दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट कैन बी कंसिडर्ड एज ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब ये रिफ्लेक्शन होता क्या है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये बाउंसिंग बैक कैसे होगा? तो हम लोग थोड़ा सा रिफ्लेक्शन को करके देखते हैं। और रिफ्लेक्शन दो तरह का होता है, उसको समझते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन का टाइप, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। वन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन
and the second one is irregular reflection. अब किसको बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन और किसको बोलेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन? तो रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब वैसा रिफ्लेक्शन जहां लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो, दैट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जहां लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है इसको समझें। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझने के लिए हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। जैसे ये एक सरफेस है, प्लेन सरफेस है, ठीक। अब इस प्लेन सरफेस पर एक परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, और ये इमेजिनरी लाइन जो परपेंडिकुलर ड्रॉ है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। हिंदी में इसको बोला जाता है अभिलंब। अब ये जो नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो जो एक रे आता है सोर्स ऑफ लाइट से निकल करके और इस पॉइंट पर मिला है, इस रे को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। और जब रे आया तो टकरा करके ये बाउंस बैक भी करेगा, तो ये जो बाउंस बैक करेगा इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो ये रे इंसिडेंट रे है, जबकि दूसरा रे जो है दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। अब ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे किसको बोलेंगे और नॉर्मल किसको बोलेंगे, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे वो भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो रे दैट कम्स फ्रॉम अ सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे किसको बोलेंगे, तो रे दैट बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल किसको बोलेंगे, तो एन इमेजिनरी लाइन विच ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड नॉर्मल। अच्छा यहां देखिए एक एंगल बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये जो एंगल है जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बना है, इस एंगल को हम लोग एंगल आई बोलते हैं, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। अच्छा एक एंगल यहां भी बन रहा है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल रिफ्लेक्टेड रे और एंगल नॉर्मल के बीच में, तो इसको एंगल आर के नाम से जानते हैं। एंगल आर मीन्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है, ठीक। अब ये जो लॉ है रिफ्लेक्शन का वो क्या है, तो देयर आर टू लॉज जिसको हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये दोनों लॉ कौन कौन से हैं, तो ये जो पहला लॉ है वो लॉ कहता है ये जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन। ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ये सारे एक ही प्लेन में होते हैं। एक ही प्लेन का मतलब ऐसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ ही रहेगा ये रिफ्लेक्टेड रे भी। ये सरफेस जो है उसी की तरफ रिफ्लेक्टेड रे, यहीं पर हम लोग नॉर्मल भी ड्रॉ करेंगे, इसी साइड इंसिडेंट रे भी ड्रॉ करेंगे। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन। और दूसरा लॉ कहता है कि ये जो एंगल आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो इक्वल होता है एंगल आर के, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। जैसे सपोज करें कि अगर ये एंगल आई का वैल्यू 40 डिग्री है, तो एंगल आर का भी वैल्यू होगा 40 डिग्री। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। लेकिन इस पर एक ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन इस तरह से दे देता है एग्जाम में कि अगर ये पूछा जाए कि द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज 40 डिग्री, देन फाइंड द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड सरफेस एंड द रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच बना हुआ एंगल कितना होगा, तो देखिए अगर ये एंगल 40 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 40 डिग्री होगा। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि जो नॉर्मल है ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, तो परपेंडिकुलर बोले तो ये 90 डिग्री का एंगल। अब इसमें 40 डिग्री का एंगल तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच का एंगल कितने डिग्री का होगा, तो दिस एंगल विल बी 50 डिग्री। क्यों, क्योंकि टोटल एंगल 90, इसमें से 40 माइनस कर दिए तो ये 50 डिग्री। तो जब क्वेश्चन आए तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछ रहा है या एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस पूछ रहा है। जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछेगा तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा, लेकिन जब एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस पूछेगा तो फिर हम लोग 90 में से उस एंगल को माइनस कर देंगे और तब फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ये है हमारा
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये रेगुलर रिफ्लेक्शन पर एप्लीकेबल है। जैसा हम लोग पढ़े अभी रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए ही है। अब इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन ना होकर के, स्मूथ ना होकर के रफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, तो यहाँ जरूरी नहीं है कि इंसिडेंट रे अगर आया तो इसी तरह से रिफ्लेक्ट करेगा। हो सकता है इधर ही रिफ्लेक्ट कर जाए, हो सकता है ये इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर जाए, हो सकता है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो भी करे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर ना हो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, और वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो ना करे, तो उस रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अंडरस्टूड? तो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्मूथ हो तो दैट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन, और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस रफ हो तो दैट इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब इसका एग्जांपल, रेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जांपल तो यही प्लेन बोर्ड है, यहां से जो रिफ्लेक्शन होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। इरेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जांपल जैसे वाटर का सरफेस है, वहां पर जो रिफ्लेक्शन होगा इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। या कोई ऊबड़ खाबड़ जगह है तो वहां से जो रिफ्लेक्शन होगा दैट इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो हम लोग अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझ चुके हैं। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं, रिफ्लेक्शन के कारण ही हम लोग इमेज का फॉर्मेशन हो पाता है। तो थोड़ा सा हम लोग ये समझते हैं अब कि इमेज किसको बोलते हैं। बात करेंगे हम लोग थोड़ा सा इमेज के बारे में, क्या होता है ये इमेज। तो इमेज का मतलब हुआ कि जब रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रेज जिस पॉइंट पर मीट हो या अपीयर टू मीट हो, उस पॉइंट को ही हम लोग उस ऑब्जेक्ट का इमेज बोलते हैं। इमेज का डेफिनेशन हुआ कि आफ्टर रिफ्लेक्शन अ पॉइंट वेयर विच रिफ्लेक्टेड रेज आर मीट और अपीयर टू मीट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे हम लोग इसको समझने के लिए ऐसे देखें, मान लीजिए प्लेन मिरर है, ठीक है, ये प्लेन मिरर के पास एक ऑब्जेक्ट रख दिया हमने। तो अब ये ऑब्जेक्ट जो है इसका रे आया, इंसिडेंट रे है, ये टकराएंगे। अच्छा ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, और यहाँ से ये रे जो है बाउंस बैक कर गया, तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी रिफ्लेक्टेड रे है। अब आप अगर गौर करिए तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे से अवे, दूर की तरफ जा रहे हैं, तो ये तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगे। तो इंटरसेक्ट नहीं होंगे तो इसको इमेजनरी रूप से हम लोग पीछे की तरफ ले जाते हैं। जब इमेजनरी रूप से पीछे की तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर हो सकता है कि ये अपीयर टू मीट हो जाए, हो सकता है क्या होता ही है, अपीयर टू मीट हो जाए। तो यहाँ पर इसका इमेज बन गया, ठीक है। और ये इमेज में रिफ्लेक्टेड रेज का एक्चुअल मीट नहीं हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली तो रिफ्लेक्टेड रे अवे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर पीछे की तरफ इमेजनरी रूप से इन लाइनों को आगे बढ़ाए तो यहाँ अपीयर टू मीट हो रहा है। तो यहाँ जो इमेज, यहाँ जो फॉर्म हुआ, ये रिफ्लेक्टेड रे जो दोनों मीट हुए हैं, यहीं पर इस ऑब्जेक्ट का इमेज बना है। और जब एक्चुअल रे मीट होता है रिफ्लेक्टेड रे, तो जो इमेज बनता है वो इमेज कहलाता है रियल इमेज, और जब अपीयर टू मीट होता है तब जो इमेज बनता है वो वर्चुअल इमेज कहलाता है। तो इमेज का डेफिनेशन हम लोग समझ गए कि आफ्टर रिफ्लेक्शन। अच्छा ये तो अपीयर टू मीट का एग्जांपल था, एक्चुअली मीट का एग्जांपल तो देखिए एक और हम लोग बनाते हैं। जैसे एक स्फेरिकल मिरर है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग आगे। तो यहाँ पर अगर कोई रे एक आया, ये भी रे आया, तो ये टकरा करके एक पॉइंट से पास कर जाता है। तो यहाँ से अगर ये पास किया है रे, ये रे अगर हम लोग यहाँ से पास किए हैं, तो यहाँ रिफ्लेक्टेड रेज का एक्चुअली मीट हो रहा है, तो यहाँ पर भी इमेज बनेगा, और ये इमेज रियल इमेज कहलाएगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं अभी दो तरह के इमेज बन रहे हैं, यहाँ रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट हो रहे हैं और यहाँ अपीयर टू मीट हो रहे हैं। तो जब रिफ्लेक्टेड रेज का एक्चुअल मीट होता है तब जो इमेज बनता है दैट इज कॉल्ड रियल इमेज, और जब रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू मीट हो तो उनकी उससे जो इमेज बनता है दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। तो हम लोग इमेज समझ चुके हैं, इमेज को टाइप को भी जान गए हैं। तो टाइप्स ऑफ इमेज अगर हम लोग बोले तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज, वन इज रियल इमेज एंड द अदर वन इज वर्चुअल इमेज। इसके बीच एक दो डिफरेंस और हम लोग जान लेते हैं कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या अंतर है। तो हम लोग एक तरफ लिखेंगे रियल इमेज, एक तरफ वर्चुअल इमेज। रियल इमेज बोलेंगे वही की डेफिनेशन कि आफ्टर रिफ्लेक्शन अ पॉइंट वेयर विच रिफ्लेक्टेड रेज आर एक्चुअली मीट इज कॉल्ड रियल इमेज, देन द इमेज फॉर्म बाय दिस इज कॉल्ड रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज किसको बोलेंगे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन अ पॉइंट वेयर विच रिफ्लेक्टेड रेज आर अपीयर टू मीट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस ये है कि रियल इमेज जो होते हैं वो स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड होते हैं, जबकि वर्चुअल इमेज जो है वो बिहाइंड द स्क्रीन ऑब्टेन्ड होते हैं, ठीक है। जिससे रियल इमेज स्क्रीन पर ही हमेशा बनेगा, सिनेमा हॉल के स्क्रीन पर जो इमेज बना है वो रियल इमेज है,
मोबाइल फोन के स्क्रीन पर जो इमेज बना है वो रियल इमेज है। लेकिन जब आप प्लेन मिरर को देखोगे तो उसमें मिरर के बिहाइंड में आपको इमेज दिखाई देगा अपना। आप जितना पीछे जाएंगे इमेज भी उतना पीछे जाता है, तो बिहाइंड द मिरर बनता है। देख ही पा रहे हैं हम लोग, बिहाइंड द मिरर इमेज बने, तो इस इमेज को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, क्लियर है। तो ये तीन डिफरेंसेज हो गए रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के, ये इमेज फॉर्मेशन हो गया। अब इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन और इसके अलावा स्फेरिकल इमेज मिरर में भी इमेज के फॉर्मेशन को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।